अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो कोर्स टाइटल है क्लासिकल पोइट्री, जिसमें हमारे पास जो दो पोइट्स हैं, एक जॉन मिल्टन है और उसके साथ एक एग्जिटर पोप है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पोइट्री जो पढ़ा होगा चौसर को, जिसमें शॉर्ट पोएम्स थी, ऐसा कुछ भी था, उसने अपने कैरेक्टर के साथ दी हुई थी। अब हम स्टडी करेंगे एपिक। अगर हम बात करें पोइट्री की या पोएम्स की काइंड की, तो ये तकरीबन 7 बनती है। सबसे पहले राइम पोइट्री है, उसके बाद फ्री वर्ड्स या फिर ब्लैंक वर्ड्स भी हम इसे कहते हैं। राइम पोइट्री क्या होती है आपको पता है, कि जहाँ पर हम स्पेशल एक राइम स्कीम को फॉलो करते हैं। उर्दू में आपको अगर बताएं तो रदीफ और काफिया, कि हम जो कह रहे वाज अल्फाज है वो आपकी पोइम के मिसरे के लास्ट पर आने चाहिए। फिर कोर्स है, इस वक्त सबसे ज्यादा ये चल रही है। एपिक्स हैं, अभी हम बात करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर भी एपिक है। फिर उसके बाद नैरेटिव पोइट्री है, कि कोई ना कोई वाकया नरेट करना, कोई ना कोई ऐसा इवेंट पोएटिक फॉर्म के अंदर नरेट करना कि जिसमें हमें एक म्यूजिक नजर आए। फिर उसके बाद हाइको है, ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है पोइट्री की, कि जो एक जापान के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, और ये सिर्फ 3 लाइनों की एक पोएम होती है। फिर उसके बाद पेस्टोरल पोइट्री है, कि जिसमें आमतौर पर जो शेफर्ड्स हैं या फिर आप कह लें कि जो रूरल बैकग्राउंड है उसको डिस्कस किया जाता है। और लास्ट पर है सोनेट। सोनेट आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ी होगी, ये तो सुना लाजमी होगा। एक ऐसी पोएम कि जिसके अंदर तकरीबन कोई 14 लाइनें होती हैं, जिसमें पहले 2 बंद 6 लाइनों के हैं और आखिरी एक कपलेट है जिसमें 2 लाइनें होती हैं। अब हम आते हैं एपिक की तरफ, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर एपिक पोइट्री है। पैराडाइज लॉस्ट है बुक 1 और बुक 9 आपके कोर्स के अंदर। फिर उसके बाद रेप ऑफ द लॉक है, कि जो एपिक की फॉर्म में लिखी गई है लेकिन है वो मॉक। एपिक है क्या? सबसे पहली बात तो ये है, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। एक ऐसी पोएम है कि जिसकी की लेंथ हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर तकरीबन कोई 10,000 के नजदीक लाइंस है कि जो लिखी गई हैं, और ये तकरीबन 12 बुक्स पर मुश्तमिल है। पहले जब ये लिखी गई थी तो इसकी 10 लाइन 10 बुक्स थी, फिर दोबारा फिर इसे रिवाइज किया गया और 2 बुक्स और ऐड की गई, और आखिरी बुक पैराडाइज दी गेम के नाम से है। The word epic is derived from the ancient Greek adjective epikos, which means a poetic story. मतलब हमें कोई ना कोई एक स्टोरी सुनाई जाएगी, और ये वर्ड लिया गया एपिकॉस, एडजेक्टिव है। In literature, an epic is a long narrative poem which is usually related to heroic deeds of a person of an unusual courage and unparalleled bravery. सिमिली आप लोगों ने सुना होगा पहले, मेटाफर का भी सुना होगा। लैंग्वेज के अंदर हम जो स्पीच यूज करते हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच है और दूसरा उसके साथ पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच तो आपका सेंटेंस किन किन हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच जब हम इसका जिक्र करते हैं तो फिर इसके अंदर आपको मुख्तलिफ, आप कह लें कि जो टूल्स हैं जो कोई भी राइटर लिखते हुए यूज करता है, हम उसका हवाला दिया जाता है। अब जब कभी एपिक का जिक्र होता है तो नेचुरल एंड सुपर नेचुरल आमतौर पर हम सुनते हैं। सुपर नेचुरल क्या होता है? बियॉन्ड मैन पावर, जो इंसान की ताकत से कहीं दूर है। उसके बाद इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सुपर नेचुरल होंगे, बैकग्राउंड सुपर नेचुरल होगा और वास्ट होगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, फैबुलस एडवेंचर, हाईली स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज बड़ी लॉफ्टी होगी, मतलब बड़ी बना संवार के, बड़ी सिमिलीज के साथ, मेटाफर्स के साथ, कि जहां जहां वो पोइट उसको डेकोरेट कर सकता है वो एपिक के अंदर उसको डेकोरेट करेगा। अगर हम टाइप्स की बात करें एपिक के, तो उसकी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले फोक है और इसके बाद लिटरेरी है। फोक टाइप कौन सी है? अगर माजी के अंदर आप पीछे चले जाएं तो हम कहानियां सुनते रहे हैं अपनी दादी से, नानी से, इस तरह के जो भी लोग थे, तो वो कहानी फोक लोर है। मतलब ऐसी कोई भी स्टोरी कि जो हमें जुबानी सुनाई जाए। लेकिन अगर हम बात करें लिटरेरी की, तो जब हम उसे प्रिजर्व करने के लिए, कोई भी राइटर हो जब उसे वो लिख ले, एक रिटन फॉर्म के अंदर आ जाए, फिर वो
लिटरेरी एपिक हो जाएगी। उसके बाद फॉर्म है। अब एपिक की 3 किस्में हैं, लिरिक है, ड्रामेटिक है और नैरेटिव है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लिरिक कौन सी है, जिसके अंदर पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। कि हम शायरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर 2 तरह की अप्रोच हमें मिलती है, ऑब्जेक्टिव है और साथ सब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है कि जब हम बात करें, कोई भी पोएट जब लिख रहा हो या कोई उसका पीस ऑफ आर्ट पढ़े, तो ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि वो उसे यूनिवर्सलाइज कर दे, एक कैटलिस्ट की तरह से होना चाहिए कि मतलब जो हालात हैं उसके जैसे जो भी बंदा फेस कर रहा है, हमें जब उसको हम स्टडी करें तो हम सारे के सारे लोगों को उसके अंदर ऐड कर लें। मतलब एक बंदे का दुख ना हमें नजर आए, उस तरह के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उसमें ऐड हो गए। और सब्जेक्टिव क्या होगा कि शायर अपने रोने रो रहा है या अपने दुख सुना रहा है कि मुझे ये हो गया, वो हो गया, या जो भी उसकी प्रॉब्लम है उनको जब वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर बयान कर रहा होगा। दूसरा ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक अभी हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट जो है, इसके अंदर डायलॉग्स हैं। मतलब ड्रामा जब हम लोग देखते हैं तो वो प्रॉपर डायलॉग्स होते हैं कि जो जिस बंदे को साइन किए गए हैं वो उस वक्त उन्हें ही परफॉर्म करेगा, उससे बढ़कर वो कोई बात नहीं करेगा। नैरेटिव कोई ना कोई वाकया हो सकता है कि जिसको नरेट किया जा रहा है, कोई ऐसी बात। अभी हम पैराडाइज लॉस्ट के अंदर नैरेटिव भी है, ये ड्रामेटिक भी है। तो नैरेटिव ऐसे है कि मतलब जो फॉल ऑफ मैन है, एट द सेम टाइम फॉल ऑफ सैटर्न भी है, तो दोनों चीज़ों का इसके अंदर जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जॉन मिल्टन की, जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसकी 12 बुक्स पर मुश्तमिल ये पोएम है और इसको दर्जा दिया गया है एपिक का। और ये बिब्लिकल एपिक है कि इसका जो थीम है वो बिब्लिकल है, क्योंकि इसके अंदर जो बात की गई है वो यही है ऑफ man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe। कि मतलब सबसे पहले जो ट्री ऑफ नॉलेज का फल खाया गया, जो कन्विंस किया गया सैटर्न की जानब से ईव को या हवा को, उसके बाद मौत आई, सारे दुख आए, सारी की सारी चीजें, और फॉल ऑफ मैन भी हुआ। अब जो मिल्टन है ये भी एक रेवोल्यूशनरी है। मतलब जो मलका बरतानिया थी उस वक्त, उसके साथ इसकी नहीं बनती थी। और सबसे बड़ी बात किसने इसके अंदर जो बातें की हैं, एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है कि अगर हम सैटर्न को स्टडी करते हैं पहली 2, 3, 4 बुक्स के अंदर, तो हमें एक जो हीरोइक फिगर है उसकी नजर आती है कि वो किसी भी जगह पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें लग रहा है कि अगर हम उसको स्टडी करें है तो वो सैटर्न विलन है, लेकिन अगर आप उसके करैक्टर को देखें पहली 4-5 बुक्स के अंदर, तो वो हीरो है और इतना ताकतवर हीरो है कि उसने एक नई रूह फूंक दी अपने दोस्तों के अंदर, अपने साथियों के अंदर, कि जिनको लग रहा है कि वो सारे के सारे लोग कि जो उसके साथ जन्नत से निकाले गए हैं, कि जब वो जहन्नम के गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं, जब वो तकरीर करता है कि इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन, बेहतर है कि हम लोग हुकूमत करें जहन्नम के अंदर बजाय इसके कि हम जन्नत में बैठकर दूसरों की खिदमत करें। और सारे के सारे जो फॉलन एंजल्स हैं उसके साथ जिनको जन्नत से निकाला गया है, वो भी दोबारा फिर अपनी तलवारें लिए दोबारा फिर से खुदा के साथ जंग करने के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि सारे के सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जितने भी उसके साथी हैं, दे कैन नेवर विन द वार अगेंस्ट द गॉड ऑलमाइटी, कि वो खुदा के खिलाफ कभी भी जंग नहीं जीत सकते। लेकिन उसकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी ताकतवर है सैटर्न की कि वो फिर भी अपने साथियों को प्यार करके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं सबसे पहले एपिक है क्या। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको शायद शो हो रहा होगा, इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव अबाउट अ सीरियस और मोटिवेशनल सब्जेक्ट। लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और सबसे बड़ी बात जिसके अंदर जो खूबी है या फिर जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसका सीरियस नेचर का होना जरूरी है। हम कभी भी कॉमेडी के अंदर एपिक को नहीं लिख सकते। दूसरी हमारे पास इस वक्त रेप ऑफ द लॉक भी है, वो मॉक एपिक है और उसके अंदर उसने मशीनरी तो एपिक वाली ही यूज की है, जो कुछ भी किया गया, मतलब जो भी फिगर ऑफ स्पीच, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है,
बड़ी एलिवेटेड है, बड़ी फैबुलस है, लेकिन उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ट्रिवियल है। मतलब आप देख लें कि वहाँ पर जो कोर्ट है, हम्पटन कोर्ट, या इस तरह की चीजें चल रही हैं। दूसरा, इट्स डिक्शन इज एलिवेटेड इन स्टाइल, लैंग्वेज बड़ी कमाल की होती है यहाँ पर, और आम तौर पर ये आम बंदे की समझ में आने वाली लैंग्वेज नहीं होती, किसको हाईली क्वालिफाइड बंदा ही समझ सकता है। इट implies a formal, dignified, objective tone and many figures of speech. पीछे भी हमने बात की, सिमिलीज, मेटाफोर्स जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो बड़ी अलग किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसके अंदर जो सैटर्न का स्फीयर है, जो उसका आप कह लें तीर कमान, आपसे तीर कह लें, तो वो बात करता है ओक ट्री लाइक, जैसे कि ओक का दरख्त हो, कितना बड़ा है। हिज मून लाइक शील्ड, और उसके पास जो शील्ड है वो चांद के जैसी है, मतलब चांद की इतनी बड़ी है। मतलब क्या है कि उसने बात की है फिगर ऑफ स्पीच की, इतना एलिवेट करके बयान किया है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमारे माइंड के अंदर वो सच बन जाता है कि सैटर्न का जो जेस्चर है वो कितना बड़ा होगा, या फिर उसकी हाइट कितनी ज्यादा होगी। द नैरेटिव फोकस्ड on the exploits of an epic hero or demigod who represents the cultural values of a race, nation or religious group. एपिक हीरो, हीरो कौन होता है? हीरो कोई भी एक ऐसा शख्स है कि जो किसी एडवेंचर के अंदर शामिल हो, म्यूट ना हो, लेजी ना हो, या फिर किसी दूसरे पर डिपेंड ना कर रहा हो। और एपिक का हीरो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी वाला ह्यूमन बीइंग, या जो भी आप कह लें, जो चीज एज अ हीरो अपना रोल प्ले कर रही है, उसका होना चाहिए। अब वो किसका नुमाइंदा है? अपने कल्चर का, अपनी नेशन का, या फिर जिस मजहबी ग्रुप से उसका ताल्लुक है, उसको बेहतरीन तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, या फिर पोएट उससे रिप्रेजेंट करवाता भी है। द हीरो सक्सेस और फेलियर डिटरमिन्स द फेट ऑफ एन एंटायर पीपल और नेशन। अब उसकी कामयाबी और नाकामी डिपेंड कर रही होती है उसकी पूरी कौम पर। अभी हम बात करते हैं सैटर्न की पैराडाइज लॉस के अंदर जिसका जिक्र किया गया है कि जब उसने खुदा के साथ बगावत की, लाने जंग किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या सैटर्न अकेला ही था जो खुदा के खिलाफ लड़ रहा था, या फिर बागी हो गया था कि वो इंसान को सजदा नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं था। उसके साथ एक पूरा ग्रुप था कि जो उसको मतलब फॉलो कर रहा था, या फिर उसका फॉलोअर था कि जो उसकी इस बात की तायीद कर रहा था कि इंसान को सजदा करना जायज नहीं है। अब जब शैतान को शिकस्त हुई तो जाहिर है कि उसके सारे के सारे साथियों को भी शिकस्त हो गई, और सबको सैम के साथ उठाकर जहन्नम के अंदर डाल दिया गया। और जब बात की गई उसकी शैतान की, कि जब वो निकला है पहली बार, जब हम उस जैसर को देखते हैं तो वो जहन्नम के गड्ढे में से निकला है, जिसने अपनी शील्ड उठाई हुई है, अपना मतलब तीर उठाया हुआ है, और दोबारा फिर से अपने साथियों को प्रिपेयर कर रहा है कि हम एक बार फिर से लड़ते हैं। और बट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, कि क्या हुआ अगर हम जंग हार गए हैं तो सब कुछ नहीं हारे। द अनकंकरेबल विल, कि हमारी जो विल है वो अनकंकरेबल है। हम अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप फिजिकली वीक भी हों, तो इसके बावजूद आप जंग को जीत सकते हैं, क्योंकि मेंटली जो डिफीट है उसको एक्सेप्ट करना इंतहाई मुश्किल काम है। अगर आप मेंटली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लें तो फिजिकली आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो, आप उसको कभी भी एक्सेप्ट, मतलब आप कह लें कि अपनी शिकस्त को अपनी फतह के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ वास्ट सेटिंग। अब सेटिंग जो एपिक की ली जाती है वो बड़ी वास्ट होती है। अब अगर हम बात करें पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो सेटिंग ली गई है, ये पूरी की पूरी कायनात है, जिसको एक बैकग्राउंड के तौर पर पेश किया गया है। कभी आप स्टेज देखते हैं, आमतौर पर जब हम थिएटर के अंदर देखते हैं, तो स्टेज के अंदर बिल्कुल पीछे हमें वैसा ही मंजर दिखाया जा रहा होता है जिस तरह का वो कल्चर पेश कर रहे होते हैं। अगर कोई देहाती कल्चर है, कोई मतलब किसी पहाड़ी इलाके का है, या जो भी है, कोई रेगिस्तान है, तो बिल्कुल वैसा हमें पीछे शो किया जाता है। और एपिक के अंदर जो एक आप कह लें स्टेज है, या फिर जो उनका थिएटर है, वो पूरी की पूरी कायनात है। तो जाहिर है कि खुदा की हुक्मरानी पूरी कायनात पर है, और शैतान भी पूरी कायनात के अंदर आ जा सकता है। इसलिए इसके अंदर जो सेटिंग की गई है, आपकी एक्शन जो टेक प्लेस हुआ है, वो पूरी पूरी कायनात के अंदर हुआ है। इट कवर्स अ वाइड जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, मतलब ये हमने बात की कि एरिया काफी बड़ा होना चाहिए।
या पूरी कायनात को इसके अंदर ऐड किया गया है। द सेटिंग इज फ्रिक्वेंटली सेट सम टाइम इन द रिमोट पास्ट। अब जो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सेटिंग की गई है जिस वाक्य की, तो वो कब की है कि जब इंसान को तकलीफ किया गया, मतलब आज की नहीं है। तो पीछे माजी के अंदर कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई ऐसा इवेंट उठाया गया है कि जिसको पेश किया गया है, और कब कब इवेंट है कि जब इंसान की तकलीफ हुई है। फिर उसके बाद है गॉड्स और सुपर नेचुरल बीइंग्स फ्रीक्वेंटली टेक पार्ट इन द एक्शन टू अफेक्ट द आउटकम। एपिक चूंकि हमें मिली है ग्रीक लिटरेचर में से, और ग्रीक लिटरेचर के अंदर आप स्टडी करेंगे, आपके है इस बार सेकंड सेमेस्टर के अंदर, कि वहां पर हर एक चीज का अलग से खुदा है। मतलब बारिश का देवता अलग है, मोहब्बत का अलग से है, नफरत का अलग से है, जंग का अलग से है, एग्रीकल्चर का अलग से है, गुर्बत का अलग से है, इमारत का अलग से है। तो क्योंकि इससे भी वहीं से लिया गया तो जितने भी गॉड्स हैं, आप कह लें कि उनके जो देवी देवता हैं, वो बराह रास्त इसके अंदर या तो फैक्ट कर रहे होते हैं या फिर वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं। दिस सुपरनेचुरल इंटरवेंशन ऑफन इम्प्लाइज टू सिमल्टेनियस प्लॉट्स। अब प्लॉट्स आप स्टडी करेंगे, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट हम कहते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरी, स्टोरी को किस तरीके से लिखा गया है। अब प्लॉट के अंदर 3 यूनिटीज का होना जरूरी है, यूनिटी ऑफ स्पेस, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ एक्शन। प्लेस की यूनिटी होनी चाहिए, एक ही जगह पर ये सारे का सारा वाक्य आपका पेश है। टाइम आपका स्पेसिफिक हो कि जब सुबह शुरू होगा शाम तक आपका प्ले खत्म हो जाएगा। और यूनिटी ऑफ एक्शन है कि एक्शन आपका बड़ा मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि डायलॉग इतने स्ट्रांग हो कि जब कभी आप उनको देखें तो जो भी स्पेक्टेटर है या फिर जो आदमी उसको देख रहा है वो उसके अंदर डूब जाए। फिर उसके बाद है द पोएम बिगिंस विद द इन्वोकेशन ऑफ अ म्यूज टू इंस्पायर द पोएट। अब म्यूज ये देवी है जो गॉडेस ऑफ पोइट्री जिसको आप कहते हैं ग्रीक लिटरेचर के अंदर, या आप कह लें ग्रीक मिथ के अंदर। जब कभी भी लिखी जाती है तो सबसे पहले इन्वोक किया जाता है, मतलब इससे मदद मांगी जाती है कि मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ तो मेरी मदद कीजिएगा कि मैं इसको पाया मेरे तक पहुंचा सकूं। प्रेयर टू एन अप्रोप्रिएट सुपरनेचुरल बीइंग, तो मतलब एक दुआ है कि जो सुपरनेचुरल बीइंग से की गई है। द स्पीकर आस्क्ड दैट दिस बीइंग प्रोवाइड हिम द सूटेबल इमोशन। वो मांग क्या रहा है उनसे कि एक तो उससे सूटेबल इमोशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद द स्पीकर आस्क्ड दैट दिस बीइंग प्रोवाइड हिम द सूटेबल इमोशंस, क्रिएटिविटी, उसकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अडिक्शन टू फिनिश द पोएम, जाहिर है कब अगर आप इतनी लंबी पोएम लिखते हैं तो उसके लिए भी चाहिए, आपको वोकैबुलरी भी चाहिए। तो अगर आपके पास वोकैबुलरी वापर मिकदार में होगी तो फिर ही आप इसको लिख सकेंगे। ये नहीं कि बार बार आप इसे हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पोएट पूरी कोशिश करता है कि जब भी वो अगली लाइन लिखे तो उसकी पूरी कोशिश है कि उसके अंदर वो पहले वर्ड को रिपीट ना करे, इसलिए उसके पास वोकैबुलरी का वापर मिकदार भी होना जरूरी है। Often the poet states a theme or argument for the entire work such as arms and the men। ये प्ले है कहता है कि इसका जो थीम है सबसे पहले टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। जो हम बात करेंगे इसकी पैराडाइज लॉस्ट की, तो इसका जो थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, खुदा के जो रास्ते थे जिनका इंसान पर आश्कार होना जरूरी था, कहता मैं भी उसको जस्टिफाई करता हूँ। इंसान ने क्या किया, उसकी फर्स्ट डिसोबीडियंस ऑफ मैन है, उसने पहली बार खुदा की नाफरमानी की, शैतान की बात पे अमल किया और जन्नत से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द नैरेटिव स्टार्ट्स इन मीडियाज रेस इन द मिडल ऑफ द action, subsequently the earlier events leading up to the start of the poem will be recounted in the characters narratives or in the flashbacks। फ्लैशबैक शायद आपको इस चीज का आइडिया हो अगर आप मूवीज देखते हैं। जब कभी कोई मूवी बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट की जाए, कोई हीरो बैठा है वो अपना वाकया सुना रहा है, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, और जैसे ही वो अपनी कहानी शुरू करता है तो बिल्कुल वो फिल्म या फिर वो जो भी ड्रामा है वो स्टार्ट पे चला जाता है कि उसके साथ कौन कौन से वाकयात कैसे कैसे पेश है। वो एक एक करके हमें बताएगा कि फलां वक्त में फलां इसके साथ हुआ। तब कहता है कि इस नैरेटिव पोएम के अंदर भी आमतौर पर फ्लैशबैक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कैरेक्टर्स है।
सैटर्न आप देख लें, वो भी फ्लैशबैक के अंदर है कि जब जन्नत से निकाला गया, जन्नत की जो ख्वाहिशें हैं उसे आज भी याद है, बिला शक वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर बड़ा खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद एडम, वो भी जब उसने गलती कर लिया तो उसे भी पता चल रहा है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। उसके बाद नेक्स्ट है, द एपिक कंटेन्स लॉन्ग कैटलॉग्स ऑफ हीरोज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फोकसिंग ऑन हाई बॉर्न किंग्स एंड ग्रेट वॉरियर्स रेदर देन पीजेंट्स एंड कॉमनर्स। इसके जो करेक्टर्स हैं, खासतौर पर जो हीरोज हैं, उनका अल्लाह नस्ल से होना जरूरी है। इट मीन्स टू से दैट दे मोस्ट बिलोंग टू आर रॉयल फैमिली, वो किसी ना किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करे या शाही खानदान से उनका तल्लुक होना जरूरी है। और दे मस्ट बी ग्रेट वॉरियर्स, या तो बड़े अजीम जंगजू होने चाहिए। एपिक के अंदर आपको जो कॉमन मैन है, आमतौर पर हमें जो आजकल की मूवीज के अंदर बताया जाता है कि जो हीरो है बिल्कुल एक कॉमन मैन के तौर पर से लिया जाता है, इस तरह के हीरोज एपिक के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाते, ना ही उनका कोई इस तरह की पोएम्स के अंदर रोल होता है। फिर उसके बाद दिस एपिक implies extended similes called epic similes at appropriate spots of the story। सिमिलीज क्या होता है? तशबीह आपने उर्दू में सुना होगा कि हवाला देना, कि मतलब मेरा बेटा चांद जैसा है, ठीक है। तो इज मून लाइक शील्ड, जब वो सैटर्न के जैसर की बात करता है, उसकी फिजिक की बात करता है, उसकी शील्ड है, कहता है बिल्कुल चांद की तरह है। जब चांद कितना बड़ा है तो उसकी शील्ड भी इतनी ही बड़ी है जितना कि चांद है। कहता है कि अब यहाँ पर जो सिमिलीज इस्तेमाल की जाएंगी वो भी एपिक लाइक होंगी, कि जिस तरह की पोइम है कि जहाँ पर जो ग्रैंड स्टाइल है, लॉफ्टी स्टाइल है, बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर इस्तेमाल होने वाली सिमिलीज भी ग्रैंड और लॉफ्टी स्टाइल वाली ही होंगी। उसके बाद है अ ट्रेडिशनल सीन ऑफ एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन टू विच द हीरो आर्म्स हिमसेल्फ। ठीक है, स्थान आप पढ़ेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे जब पैराडाइज लॉस्ट को, जब आप उसे देखेंगे वो जो असले से लैस है, हमें नजर आता है कि बाकी उसका जो स्पीयर है वो कितना बड़ा है, उसकी हाइट कितनी बड़ी है, उसके पास शील्ड कितनी बड़ी है, और उसके पास कब्ज कितनी ज्यादा है, कि जिससे वो अपने दुश्मन पर भाग बैठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑफन द मेन प्रोटैगनिस्ट अंडरगोज अ टेरिफाइंग जर्नी। कि जो प्रोटैगनिस्ट है, अब प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? आप शायद अगर आपने ये पहली बार लफ्ज सुना हो, तो इसका मतलब है हीरो, कि जो आपकी स्टोरी का हीरो है, कहता है कि वो बड़ी टेरिफाइंग जर्नी से गुजर कर आएगा। अगर हम बात करें सैटर्न की पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, तो सैटर्न के साथ जो कुछ हुआ है कि मतलब उसने इतनी इबादत की, खुदा का बड़ा बरगज़िंदा बंदा था, लेकिन उसे निकाला क्यों गया? फर्स्ट डिसोबीडियंस, उसने खुदा की नाफरमानी की, और एक बड़ी पूरा साइज जिंदगी गुजार रहा था जन्नत के अंदर, उठाकर उसे जहन्नम में डाल दिया गया। और इससे बड़ी टेरिफाइंग जर्नी क्या हो सकती है कि आप अपनी सारी की सारी जो ख्वाहिशें हैं वो छोड़कर इंतहाई एक जो कर्ब की लाइफ है या फिर जो दुख की लाइफ है वो गुजार रहे हैं। Sometime a descent into the underworld, into hell are the realm of the dead। मतलब कि जहन्नम के अंदर आपको डाल दिया गया, और सैटर्न के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है जॉन मिल्टन है, जो हमारे कोर्स के अंदर है। दो पोएट है हमारे कोर्स में, जॉन मिल्टन है और दूसरा इसके साथ नेक्स्ट जो हमारी पोएम है द रेप ऑफ द लॉक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन कहाँ, कब, कैसे आया, इसकी थोड़ा सा एक बायोग्राफिकल स्केच है। जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन December 9, 1608 in London। Milton's father was a prosperous merchant. Despite the fact that he had been disowned by his family when he converted from Catholicism to Protestantism। अब ये दो फिरके हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। हमारे मुल्क में जो रहने वाले ईसाई हैं वो मोस्टली कैथोलिक हैं। अब ये कह लें कि ये लिबरल है, थोड़े से ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है। हम बात करते हैं आमतौर पे अपने फिरकों के अंदर कि ये कट्टर शिया है, कट्टर सुन्नी है, कट्टर वादी है। तो अगर हम बात जब कट्टर की करें तो फिर वो प्रोटेस्टेंट होता है, मतलब कि जो किसी दूसरे बंदे की बात को सुनने के लिए एग्री ना हो। अगर हम बात करें कैथोलिक की, तो कैथोलिक बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं,
उसके बाद मिल्टन excelled in school and went on to study privately in his 20s and 30s, मतलब प्राइवेट स्टडीज ने की है 20 से 30 साल की उम्र में। In 1638 he made a trip to Italy, studying the Florence, Siena and Rome, and felt obliged to return home upon the outbreak of civil war in England in 1613। कि रोम गया, वहां पर इन पोइट्स को उसने स्टडी किया, इससे बड़ा मुतासर भी हुआ, लेकिन जैसे ही सिविल वार स्टार्ट हुई इंग्लैंड के अंदर तो ये 1639 में वापस आ गया। अपॉन हिज रिटर्न फ्रॉम इटली ही बेगन प्लानिंग एन एपिक पोएम। तो जब ये इटली से वापस आया, क्योंकि इटली भी काफी रिच है लिटरेचर के मामले में, तो वहां पर इसने डेफिनेटली एपिक पोएम पढ़ी होंगी, तो इसने भी प्लान किया है कि ये भी बिल्कुल एक ऐसी एपिक पोएम जो है वो लिखेगा। द फर्स्ट एवर रिटन इन इंग्लिश, और पहली इंग्लिश एपिक है जो जॉन मिल्टन ने लिखी है, पैराडाइज लॉस्ट के फॉर्म में। दीज प्लान्स वर delayed by his marriage to Mary Powell and her subsequent desertion of him. In reaction of these events, Milton wrote a series of pamphlets calling for more leniency in the church's position on divorce. तो इसने काफी पम्फलेट भी लिखे इस पर कि जो चर्च की लिनेंसी है डिवोर्स के मामले में, उस पर सवाल खड़े करते हुए मतलब बताया जाए कि आप इतने लीनियंट क्यों हैं। His arguments brought him both greater publicity and angry criticism from the religious establishment in England. अगर हम पीछे चले जाएं, मिडिल एजेस की ये बात कर रहे हैं, तो चर्च सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी रही है। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये बादशाह बनाता भी था और बादशाहों को हटाता भी था, और इनकी ताकत का आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक पादरी कितना ज्यादा ताकतवर था। कि जब गलीलियो ने टेलीस्कोप बनाई तो उसकी उस इजाद को या फिर उसकी उन जो डिस्कवरी थी जो उसने की टेलीस्कोप के बाद, के मतलब जमीन मरकज नहीं है कायनात का, सूरज मरकज है, तो उस पर सवाल खड़े कर दिए गए। एवन कि उसे इतना टॉर्चर किया गया, इतना उसकी तजलील की गई कि उसने अपनी बात से इनकार कर दिया कि मैंने जो कहा था वो झूठ है, कि जमीन मरकज नहीं, मरकज है, सूरज मरकज नहीं है कायनात, मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका। ठीक है, तो इसलिए बात करता है कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, उसकी तरफ से बड़ी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा इसे। When the second civil war ended in 1648 with King Charles dethroned and executed, जब किंग चार्ल्स को तख्त से हटाया गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मिल्टन वेलकम द न्यू पार्लियामेंट एंड रोड पम्फलेट्स इन इट्स सपोर्ट। जो नई पार्लियामेंट आई वहां पर, उसके लिए इसने पम्फलेट भी लिखे, उनको सपोर्ट भी किया, मतलब उनका ये बहुत बड़ा सपोर्टर है। After serving for a few years in a civil position, he retired briefly to his house in Westminster because his eyesight was failing. जब ये पैराडाइज लॉस्ट लिख रहा था तो इसके खत्म होने से पहले इसकी आईसाइट बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। By 1652 he was completely blind, और 1652 तक ये मुकम्मल तौर पर अंधा हो चुका था। Despite his disability, Milton re-entered civil service under the protectorate of Oliver Cromwell, the military general who ruled the British Isles from 1653 to 1658। अंधा होने के बावजूद दोबारा फिर ये सरकारी नौकरी में आया इस जनरल के बड़े हुकूमत में, और ये 1653 से 58 तक रहा। 2 years after Cromwell's death, Milton's worst fear were realized. The restoration brought Charles II back to the throne. चार्ल्स II को जलावतन कर दिया गया था, इटली में था, तो दोबारा फिर जब वो वापस आया तो उसे तख्त पे बिठा दिया गया। एंड द पोएट हैड टू गो इनटू हाइडिंग टू एस्केप एग्जीक्यूशन, और इसने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा था, इसलिए इसने कत्ल से बचने के लिए अपने आप को छुपाने की कोशिश की। However, he had already begun work on the great English epic which he had planned so long before. लेकिन ये इससे पहले इस पर काम शुरू कर चुका था। Paradise Lost, now he had the opportunity to work on it in earnest, क्योंकि अब ये बिल्कुल फ्री है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, तो पूरे का पूरा टाइम है इसके पास तो जो ये कैश कर सकता है और अपनी जो काम है जो इसका ये तैयार करके बैठा हुआ है कि ये पहली इंग्लिश एपिक लिखेगा, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सके। इट वॉज पब्लिश इन 1667, 1667 में ये पब्लिश की गई। A year after the Great Fire of London, एक साल के बाद लंदन में आग भड़की और तकरीबन आधे से ज्यादा शहर जल गया था। The greatness of Milton's epic was immediately recognized, and the admiring comments of the
respected poet John Dryden and Henry Marvell helped restore Milton to favor. जब पब्लिश हुई तो जो बड़े पोएट है उस वक्त के, जॉन ड्राइडन है, एंड्रयू मार्वल है, उन्होंने दोबारा फिर इसको रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए अपनी मदद की. He spent the ensuing years at his residence in Bun Hill, still writing prolifically. जितना ये साल थे जब ये लिख रहा था पोएट, तो इतने साल इसने अपने घर पर ही गुजारे हैं. मिल्टन died at home on November 8, 1674 और 1674 में इसकी डेथ हो गई. By all accounts, Milton led a studious and quiet life from his youth up until his death. एक बड़ी बेहतरीन लाइफ इसने गुजारी है कि जो शुरू से लेकर आकर तक इसका साथ रही है. अब इसने काम कौन कौन से किया, मतलब इसकी जो जो इसने लिखा है. In the 20s, Milton wrote 5 masterful long poems, each of them influential and important in its own separate way. तकरीबन 20 साल की उम्र में इसने जो पोएम्स लिखी था, 5 इसके बड़े मास्टरफुल लॉन्ग पोएम थी, और जितनी भी थी सबके थीम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे. ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, थॉमस लिसिकैट्स, पेंसिरोसो एंड लियल गैरो, ये वो पहली 5 पोएम इसने जो लिखी हैं. थ्रू दीज पोएम्स मिल्टन honed his skill at writing narrative, dramatic, elegiac, philosophical and lyrical poetry. अब इनको लिखने के बाद इसके जो हाथ थे वो सीधे हो चुके थे कि ये एक बहुत अच्छी किस्म की जो शायरी है वो लिख सकता है. He had built a firm poetic foundation through his intense study of languages, philosophy and politics. तो अगर हम बात करें इसकी पैराडाइज लॉस की, तो हमें पैराडाइज लॉस के अंदर बहुत ज्यादा जो आप कह रहे हैं हवाले मिलते हैं. इमन के दरअसल का भी हवाला है इसके अंदर के, मतलब इसके जो जियोग्राफी का इसके पास नॉलेज था वो बहुत ज्यादा था. इसने जो जो हवाले दिए हैं पूरी दुनिया में उनको उठाया गया है कि जो अब पहले मतलब मुख्तलिफ मुल्कों से जो बड़ी चीजें थी उनका जिक्र किया गया. और उसके बाद ही हैड बिल्ट अ फर्म पोएटिक फाउंडेशन थ्रू हिज इंटेंस स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस. लैंग्वेज आप इसकी स्टडी करेंगे पैराडाइज लॉस के अंदर बेहतरीन किस्म की आपको लैंग्वेज मिलेगी, लॉफ्टी होगी, बड़ी बेहतरीन किस्म की वोकैबुलरी होगी जो आप देखेंगे उसके अंदर. फिलॉसफी बहुत अच्छी आपको उसके अंदर मिलेगी. एंड पॉलिटिक्स भी है, जाहिर है क्योंकि ये आदमी बागी है, रेवोल्यूशनरी है, इसलिए जो रिस्ट्रिक्शन है मुल्क के अंदर वो इसको पसंद नहीं है. एंड फ्यूज्ड इट विद हिज अनकैनी सेंस ऑफ टोन एंड डिक्शन. और इसके साथ इसकी जो अनकैनी सेंस ऑफ टोन एंड डिक्शन है, बड़ा माहिर है जो भी लिखता है लैंग्वेज के अंदर और सेंस के अंदर. Even in these early poems, Milton's literary output was guided by his faith in God. अगर हम इसकी पहली poems को देखें तो हमें पता चलता है कि इसका खुदा पर बड़ा पक्का यकीन है. Milton believed that all poetry served a social, philosophical and religious purpose. Poetry लिखते किस लिए? इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं कि उसके अंदर जो मौसीकी है वो बड़ी पसंद होती है इंसानों को. कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए आपकी पोइट्री के अंदर कि जो आपके सोशल, उसके बाद आपके जो रिलीजियस है या फिर आपकी जो फिलॉसफी है उसको सर्व करे. कि आपके माशरे के अंदर पाई जाने वाली खामियां हैं, आपके मजहब के अंदर भी पाई जाने वाली ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब अहमी ऐड कर ली हुई हैं, तो उनको किस तरीके से आप लोग निकालने के लिए या फिर उनको किस तरीके से पॉइंट आउट किया जा सकता है. He thought that poetry should glorify God. और उसका ये भी ख्याल था कि पोइट्री गॉड की ग्लोरीफाई करती है, सिर्फ खुदा की अजमत और तकरीम करती है. प्रमोट रिलीजियस वैल्यूज, जो मजहबी वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करती है. इन लाइटर रीडर्स जब आप पोइट्री पढ़ेंगे तो जाहिर है कि जो भी आप कभी सॉन्ग ही सुन लें, कि गजल सुन लें या फिर वैसे ही नज़म या गजल पढ़ रहे हैं, तो एक खूबसूरत उसके अंदर जो मौसीकी है वो बड़ा लुत्फ देती है इंसान को. कहता है इसलिए यहाँ पर जो रीडर्स हैं वो भी काफी ज्यादा इससे महजूज होते हैं. एंड हेल्प पीपल टू बिकम बेटर क्रिश्चियंस, क्योंकि ये बात कर रहा है बिब्लिकल थीम की और ये खुद भी ईसाई है. कहते हैं इसलिए कि आप किस तरीके से एक अच्छे ईसाई बन सकते हैं, कि आपको गाइड किया जाए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं. अगर हम पुराने वीर की बात करें तो अच्छा मुसलमान बनने की बात करता है. उसके बाद नेक्स्ट है, aside from his poetic success, Milton was also a prolific writer of essays and pamphlets. ऐसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा है, बेकन को पढ़ा है आपने, उसके बाद आपने क्या नाम है उसका, रसल को पढ़ा है, या फिर इसके अलावा जो भी आप कोर्स के अंदर थे.
ऐसे का एक खास मकसद था जिस वक्त लिखा जा रहा था। एक साइंटिफिक लैंग्वेज थी और जो बात की जा रही है वो बेस्ड है फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, और उसी बात पर उसको आपने प्रोसीड करना है। दीज प्रोज राइटिंग्स डिड नॉट ब्रिंग मिल्टन पब्लिक एक्लेम, लेकिन इसके ऐसे या पैम्फलेट्स जो थे वो इसके लिए कोई खतर का शोहरत का बायस नहीं बने। In fact, since his essays and pamphlets argued against the established views of most of England, Milton was even the object of threats. अब अगर हम बात करें यहाँ पर, हमारे यहाँ फतवे बड़े आसानी से लगाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, और मोस्टली लोग इन पर इसलिए भी बात नहीं करते कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक पब्लिक थ्रेट है। तो अगर आप मजहब के बारे में ओपनली या खुल्लम खुल्ला के सवाल जवाब करना शुरू कर दें तो जाहिर है कि आपको एक जो अपोजिशन है सोशली उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये भी इस बात से वाकिफ था कि इससे जो पब्लिक थ्रेट है, क्योंकि ये बात कर रहा है मजहब के एंटी जाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से ये मलका बरतानिया की जान में गुस्ताखियां करता था, तो इस वजह से काफी ज्यादा मसाइल का सामना आ रहा है। Nevertheless, he continued to form the basis of his political and theological beliefs in the form of essays and pamphlets. लेकिन फिर भी इसने अपने जो बिलीफ्स थे उनको पम्पलेट्स के अंदर पेश करने से बाज नहीं आया। अब आ गए पैराडाइज लॉस पे। एट द अर्ली एज ऑफ 16 मिल्टन ऑलरेडी एस्पायर्ड टू राइट द ग्रेट इंग्लिश एपिक। 16 साल की उम्र में इसने तैयार कर लिया था तो ये एक बहुत बड़ी जो एक इंग्लिश एपिक है वो लिखेगा। As he read the classical epics in school like Homer's Odyssey and Iliad and Virgil's Aeneid, he began to fantasize about bringing such artistic brilliance to the English language. अब इनमें कुछ ग्रीक एपिक्स हैं, एक तो आपकी यहाँ पर इटालियन है। इनको स्टडी करने के बाद इसने ये बात माइंड में उठा ली थी कि ये भी बिल्कुल ऐसी ही एपिक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी लिखेगा। और जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज भी इतनी ज्यादा ताकतवर लैंग्वेज नहीं थी। Milton considered many topics for his epic early and he thought that is the story of King Arthur. तो इसने King Arthur and the Knights of the Round Table was a noble topic. तो King Arthur आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। बेवुल्फ एक एपिक है जो स्टार्ट में क्रिश्चियनिटी के अंदर की 304 से 580 के अंदर लिखी गई है और उससे पहली एपिक का दर्जा भी दिया जाता है या पहली पोएम का दर्जा भी दिया जाता है। उसके अंदर ये मतलब बादशाह था कि जो उस आप कह लें कि जो सुपर नेचुरल एक फोर्स है जिनके खिलाफ इनकी जंग चल रही है, लड़ रहा था। और नाइट्स हम किनको कहते हैं? नाइट्स ये वो लोग थे कि यरूशलेम के अंदर एक प्याला था जो लेट कर रहा था हजरत ईसा से, मतलब ये प्याला हजरत ईसा पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते रहे। जब उनको क्रूसीफाई किया गया उससे पहले हुआ ये कि वो वहां से चोरी हो गया। तब ये नाइट्स वो लोग थे कि जो लोग उस प्याले की तलाश में निकले और उनको इन्होंने तलाश भी किया और बाद में ये सबसे जंगजू थे एक तरह के, आपने मुसलमानों के अंदर इन्हें मुजाहिद कहते हैं कि जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को पाने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले किया है। ठीक है, कहता है कि पहले तो उसने किंग आर्थर या फिर कोई नाइट्स का टॉपिक उठाने की कोशिश की लेकिन ये इतना खास नहीं था। Then as he grew slightly older, he hoped to write an epic about Oliver Cromwell. बड़ा बड़ा हुआ तो ओलिवर क्रॉमवेल जिसके साथ ये काम करता रहा, ये जनरल था फौज के अंदर, इस पर एपिक लिखने की कोशिश की। Who took control of England in 1653 after helping the to dethrone and execute King Charles. मतलब किंग चार्ल्स को तख्त से हटाकर कत्ल करने के बाद इसने खुद तख्त पर कब्जा कर लिया था। Judging from these two topics, it is clear that Milton wanted to write his epic on a distinctly British topic that would inspire nationalist pride in his countrymen. तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि मतलब किस तरह की वो एपिक लिखना चाह रहा है कि कोई ऐसी हो कि जो इसके मुल्क के लिए बड़े गरूर का बायस हो, बड़ी आप कह लें उसकी मुल्क की अजमत में इजाफा करेंगे। Such a topic would also mimic Homer's and Virgil's nationalist epics of strong, virtuous warriors and noble battles. इससे मुतासर भी है होमर से, मतलब एक नेशनलिस्ट एपिक होनी चाहिए जो आपकी कौम के रिलेटेड हो और उसके बाद वॉरियर बड़े विर्चुअस होते हैं और नोबल बैटल्स के। अब नोबल बैटल्स कौन सी हैं कि जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए जंगें लड़ी हैं नाइट्स ने,
However, Milton abandoned both of these ideas and for a time gave up the notion of writing an epic at all. इन सबको देखने के बाद फिर उसने एपिक लिखने का जो आइडिया था वो खत्म कर दिया. But in the mid 50s, Milton returned to an idea he had previously had for a verse play. 1650 में दोबारा फिर इसके माइंड में ये ख्याल आया, द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव, जो द फॉल ऑफ मैन है, मतलब अम्मा हवा और बाबा आदम को जब पहली बार जन्नत से निकाला गया, इनकी स्टोरी पर इसने बात की. He concluded that the story might fail as a drama but succeed as an epic. अब इस पर ये ड्रामा तो लिख नहीं सकता कि हवा और आदम को कैसे स्टेज पर प्रेजेंट करेगा, तो इसके माइंड में ये बात आई कि ये स्टोरी जो है मेरे लिए ड्रामा तो शायद ये फेल होगा, लेकिन एपिक के तौर पर ये इंतहाई कामयाब स्टोरी होगी. In 1656, the blind Milton began to cite verse each morning to one of his two daughters, who wrote his poem down for him. क्योंकि 1652 के अंदर ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका था और इसने पोएम लिखने स्टार्ट किया 1656 के अंदर. अब जो भी वर्सेस इसके माइंड में आते हैं ये बोलता है और इसकी बेटियां इसके लिए वो लिखती हैं. He continued to dictate Paradise Lost for several years. और कई सालों तक ये बोलता चला गया, अपनी बेटियों को बताता गया. Finishing in 1667, मतलब कि 11 साल के अंदर इसने ये पोएम कंप्लीट किया. 1656 में से स्टार्ट किया और 1667 के अंदर इसे कंप्लीट किया गया. When it was first published in 10 books, और पहली बार जब ये पब्लिश की गई है तो ये 10 किताबों में थी. अभी जो अवेलेबल है हमारे पास वो 12 बुक्स हैं इसकी. Milton soon turned to revise his epic. दोबारा फिर इसने इसको रिवाइज करना शुरू किया, डिवाइडिंग इट इनटू 12 बुक्स, और इसे 12 किताबों के अंदर डिवाइड किया गया. एज अ क्लासिकल एपिक्स बट डिवाइडेड, के जैसे इससे पहले जो एपिक्स इसने स्टडी की थी या क्लासिकल है उनको जैसे डिवाइड किया गया, इसने भी बिल्कुल वैसे ही उसको डिवाइड किया हुआ है. एंड पब्लिशिंग इट इन इट्स अथॉरिटेटिव सेकंड एडिशन फ्रॉम इन 1671, और पहली बार 1667 के अंदर ये कंप्लीट हुई और 1671 के अंदर इसे पब्लिश कर दिया गया. Later in 1671 he published the final book, Paradise Regained, the sequel to his great epic. मतलब ये बाद में इसने ऐड किया इसके साथ कि जन्नत से इंसान को निकाला कैसे गया, और दोबारा फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया तो उसने दोबारा जन्नत हासिल कैसे की. Due to his strong religious beliefs, Milton thought that this work surpassed Paradise Lost in both its art and its message. Paradise Lost उसका आर्ट और उसका मैसेज है, दोनों को उसने बड़े अच्छे तरीके से सरपास किया है. दो मोस्ट रीडर टुडे वुड डिसएग्री, हो सकता है कि आज के काफी लोग इस बात से डिसएग्री भी करें. ठीक हो गया जी. ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था पैराडाइज लॉस्ट का और उसका जो पोएट है जॉन मिल्टन उसका, और अभी इससे पहले हमने बात की एपिक की, एपिक क्या होती है उसका हमने जिक्र किया. आज के लिए इतना ही काफी है. अगर